है। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया है सुरक्षा कर्मियों ने। अवंतीपुरा के बेगपुरा में नाइकू को मार गिराया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रियाज नाइकू की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। 2012 से ये एक्टिव था घाटी में। और हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़ रहे हैं और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुरसिमरन का रुख करेंगे। गुरसिमरन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों के लिए। बहुत बड़ा एक जो टेररिस्ट है जिसको 2012 से घाटी में एक्टिव था, किस तरह से वहां पर आतंकियों को किस तरह घुसपैठ कराने में और लोगों को भड़काने में सबसे बड़ी भूमिका रियाज की 2012 से। जी, निश्चित तौर पर बेहद बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। 8 साल से यह आतंकी, जो कि A++ कैटेगरी का आतंकी था और इसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था, इसे मार गिराया। और पिछले 4 साल से 2016 में जब बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा था, तो उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन की जिम्मेवारी जो है वो रियाज नाइकू पर थी और ऑपरेशनल कमांडर था ये रियाज नाइकू कश्मीर के लिए हिजबुल मुजाहिदीन का। और लगातार दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के पाँव जो है वो पसार रहा था और उसे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास था। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि जो इसके ऑडियो क्लिप्स लगातार ये शेयर करता था, उससे युवाओं को ये बरगलाने का प्रयास करता था और सरकार के खिलाफ जो है एक विरोध की भावना पैदा करने के लिए ये अपने ऑडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करता था, ताकि युवा जो हैं वो सरकार के खिलाफ हथियार उठाएं। और इसकी के ऑडियोज़ की वजह से कई युवा जो हैं आतंक के रास्ते पर जाते जाते जो हैं वो सुरक्षा बलों ने वापस भी लाए थे। हालांकि कई जो हैं वो आतंक के रास्ते पर गए और अंजाम उनका वही हुआ जो आज हिजबुल के इस कमांडर का हुआ है। लेकिन इसकी मौत से जो सबसे बड़ी विक्ट्री जो कह सकते हैं सुरक्षा बलों के लिए है, जीत ये है कि आतंक का जो फन है वो कश्मीर घाटी में कुचला गया है और हिजबुल मुजाहिदीन की रीढ़ की हड्डी जो था वो अब नहीं रही है कश्मीर घाटी में। अब क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार सबसे पहले साल की शुरुआत में सुरक्षा बलों का फोकस था कि ऑक्सीजन नेटवर्क जो कि आतंक का है, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं उन्हें दर दबोचा जाए, उन्हें दबोचा गया, उनसे रिकवरीज की गई। उसके बाद ये जो टॉप के आतंकी थे ये तिलमिलाए थे और तिलमिलाए हुए आतंकी जब जब अपनी बिलों से बाहर आए हैं सुरक्षा बलों ने उनका सर्वनाश किया है। और आज भी ऐसा हुआ जिस तरह पूरे साल में होता आया है कि आतंक के टॉप कमांडर्स पर सुरक्षा बलों ने सेंध लगाई और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली। हालांकि उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों के जो उच्च अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP हैं, वो लगातार श्रीनगर में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। जी, गुरसिमरन हालात को मॉनिटर कर रहे हैं बेशक, लेकिन बख्शी साहब, GD बख्शी साहब, हमने पिछले 4 दिन में अपने कई जवान खोए और रियाज नाइकू का मारा जाना है, हिजबुल की कमर तोड़ देना है। हमने रिवेंज ले लिया है, हमने बदला लिया है। बेशक बदला लिया है। देखिए, अभी हाल के कुछ दिनों में इनका जो मोराल था बड़ा हाई हो रहा था टेररिस्ट का। इन्होंने 2-3 सक्सेस हासिल किए थे। एक हंदवाड़ा में, हालांकि हमने इनका टॉप कमांडर हैदर वहां भी मारा था, लेकिन हमको जरूरत से ज्यादा कीमत देनी पड़ गई थी, चुकानी पड़ गई थी, क्योंकि हमारे बेचारे कर्नल शर्मा वो जाके बचाने गए सिविलियंस को, वहां जो होस्टेज थे, और उसमें उनको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान, एक SOG के इंस्पेक्टर हमको वहां शहीद हमारे हुए। फिर हमारे 3 CRPF के शहीद हुए। ये बहुत उपयुक्त साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एक जंक्चर है, मूवमेंट है, जिसमें कि पलटवार हुआ, जबकि पलटवार की बहुत सख्त जरूरत थी। ये बुरहान वानी और उसके जो गैंग था, ये वहां पे अपने आप को बड़े ही सुप्रीम टेररिस्ट ग्रुप समझ रहे थे। हालांकि इनकी हमने टेप्ड कॉन्वर्सेशन सुनी है लश्कर तोयबा को, बोलिए तो मैं मदद करूं, जैसे मोहम्मद को ताने कसते हुए कि मैं मदद करूं, आइए मेरे पास, मैं मदद करूंगा, लोकल सपोर्ट मैं दिलवा दूंगा। इस तरह ये सिर पे चढ़ा हुआ था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद ये हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना बना और उसने हिमाकत करी पुलिस वालों को धमकी देने की, उनकी फैमिली को मारने की, और जो छुट्टी पे थे उनके ऊपर वार करने की, हमारे सोर्सेज के ऊपर वार करने की। इसको बिल्कुल ठिकाने लगा दिया गया है। 12 लाख का इनाम था इसके सर पे। मोस्ट क्रूशल
मोटिवेटर, रिक्रूटर और नेट पे ये फेसबुक वॉरियर था, बड़ा भारी। अपना प्रचार कर रहा था, रिक्रूटमेंट करा रहा था, लोगों को बरगला रहा था, खासकर युवाओं को। बड़ा वर्दी में पोज करता था, अपनी क्लास्टिकॉज लगा लोगों के, और बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता था कि ये बड़ा भारी एक योद्धा है। योद्धा शोद्धा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब असली मौका आया तो ये 2 पल नहीं टिक पाया। सुप्ता अपनी तहखानों में जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अब इसका मारा जाना इस साइकोलॉजिकल मूवमेंट पर बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, विंग कमांडर बख्शी, 2016 में बुरहान वानी के मौत के बाद ये किस तरह आतंक का चेहरा बनकर उभरा, और उसके बाद लगातार कई किस तरह से घाटी में आतंक को बढ़ावा देने में इसका बड़ा रोल रहा। मोस्ट वांटेड आतंकियों में शुमार था, और इसे ढेर करना सीधा संदेश ये कि आतंक का फन कुचला जाएगा, कुछ इसी तरह। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, आतंक का फन कुचला जाएगा, कुचल रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। पर मैं एक बात और ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बुरहान वानी के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ है, अब इतना समय निकल गया है, हमारे को अपने अंदर भी देखना है। देखिए, अपनी पीठ तो ठोक रहे हैं हम, सब कुछ ठीक है, पर मैं अभी भी चिंतित हूं। जब तक हम पूरी की पूरी इंटेलिजेंस हमारी इंप्रूव नहीं करेंगे, और कोऑर्डिनेशन इन द वैली, अब ये तो सारे के सारे फोर्सेस आर वेरी लॉयल टू कंट्री, बट एक कोऑर्डिनेशन के लिए, कमांड एंड कंट्रोल के लिए मेरे ख्याल से एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। अगर हम आप कई लोग तो कई अफसरान तो झिझकते हैं ये बात करने में और क्लियर बात करने में, पर बात सारी ये है और ये सच्चाई है, जब तक क्लियर कमांड एंड कंट्रोल, सिंगल कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगा, सब फोर्सेस एक और सब इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम एक सिस्टम के अंडर में होंगे, पर आपका रिएक्शन टाइम बहुत क्विक होगा, बहुत फास्ट काम करेगा सब, और सब ठीक काम करेंगे। और सेकेंडली, हमारे पे अटैक क्यों हो, हम अंदर जाके उन पे क्यों ना अटैक करें, जहां से उनकी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट बनी हुई है, जहां से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जहां से उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो हैं 8, 10, 12 किलोमीटर के अंदर हैं, चाहे पीओके के साइज में, और अगर थोड़ा आगे भी हैं, हमारे पास सारे वेपन सिस्टम्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर है, आर्टिलरी है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, क्या नहीं है। हमको ये सिस्टम अब हमें बंद करना पड़ेगा। अपनी वैली में ही अपने लोग हमारे घर में घुस के फिर हम लड़ाई कर रहे हैं बड़ी बहादुरी से, क्यों? ये नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए चिंतित हूं, और मैं ये एडवाइस दूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारी कार्य प्रणाली में फर्क आना चाहिए। बख्शी साहब, यानी आप कहना चाह रहे हैं हम बहुत दिन हो गए डिफेंसिव होकर लड़ चुके हैं, अब हमें खुद अटैकिंग मोड में होना चाहिए था। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या भी जुड़ रहे हैं। मेजर साहब, जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, हमें जरा उन्हें सबसे पहले रियाज नाइकू की कुंडली उनको बताएं, और ये बताएं कि रियाज नाइकू का मारा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है। देखिए, जहां तक रियाज नाइकू की बात है, ये सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरऑल कमांडर हैं, अमीर हैं उसके, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में रहते हैं, पीओके में, तो ये उसका राइट हैंड मैन था, और पूरा कश्मीर वैली में ये हेड था हिजबुल मुजाहिदीन का। और रियाज नाइकू उस ग्रुप का है, बुरहान के टाइम का, जो यहाँ पे एक्टिव था। बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा कमांडर आपने मार दिया, क्योंकि ये सब जितने भी कमांडर होते हैं, चाहे वो बुरहान हो चाहे रियाज नाइकू हो, सबकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उनको मरना ही है। वो ऐसा नहीं कि पीसफुली रिटायर हो जाएं और अपने बच्चों के साथ आंगन में खेलें, ये इनके साथ नहीं होता। ये ज़मीन के नीचे ही जाते हैं और जल्दी जाते हैं, लेट नहीं जाते। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है रियाज नाइकू, क्योंकि रियाज नाइकू के नाम पे रिक्रूटमेंट हो रहा था। जो यंगस्टर्स थे वहाँ पे कश्मीर में, जो लड़के थे, जो काफ़ी इंप्रेस थे, क्योंकि रोल मॉडल्स की कश्मीर में बहुत कमी है, बड़ा फुकदान है रोल मॉडल्स का। कोई स्पोर्ट्स स्टार नहीं निकल रहा, कोई मूवी स्टार नहीं निकल रहा, कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं निकल रहा जो कि करप्ट ना हो, तो किसको रोल मॉडल मांगने कश्मीर का जो आम जो यंगस्टर है, लड़का है। तो रियाज नाइकू और बुरहान जैसे जो टेररिस्ट थे वो गलती से उनके रोल मॉडल बन गए। काफी रिक्रूटमेंट हो रहा था, रिक्रूटमेंट नीचे जाएगा, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी विन है। और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी बने हुए हैं। मेजर आर्या, मुझे लगता है कि हम लगातार हंदवाड़ा की बात कर रहे थे, हंदवाड़ा में किस तरह से हमने अपने जाबाज को खोया। आज मैं कहूंगी हंदवाड़ा का बदला पूरा हुआ है, लेकिन अभी ऐसे बहुत हैं जिन्हें खोजकर कुछ इसी तरह से ढेर किया जाना है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे दो सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, जनरल बख्शी और विंग कमांडर बख्शी दोनों बैठे हैं। मुझे नहीं लगता हमें इसका बदला कहना चाहिए। बदला
ऐसा नहीं होगा कि हमारा एक कर्नल चला गया और वहां का एक आतंकवादी चला गया। जब तक पाकिस्तानी फौज की लाशें आप उनके घर पे नहीं भेजेंगे, जब तक पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेडियर, उनके कर्नल, उनके जनरल, उनके ऑफिसर्स नहीं जाएंगे ताबूत में, तब तक ये बदला पूरा नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान ने क्या खोया? पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं खोया। उसने ऐसे लड़के भेज दिए रियाज नाइकू जैसे, जिसने AK-47 खोली, गलती से किसी को गोली लग गई, हमारा सिपाही शहीद हो गया या अफसर शहीद हो गया और ये अपना फालतू में हीरो बन गए। तो बराबरी तब होगी फौजी के लिए फौजी। एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर अ टोनेल नहीं हो सकता। बट हां, यह कहने के बाद मैं यह जरूर कहूंगा कि निश्चिंत ही एक बड़ी कामयाबी है, इससे हम मना नहीं कर सकते। बुरहान के बाद सबसे बड़ी कामयाबी रियाज नाइकू की है। जी बख्शी साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? जो बात कह रहे हैं मेजर साहब, ये कह रहे हैं कि वो पोस्टर बॉय बन गया था नाइकू, और कश्मीर के युवाओं को कम से कम नाइकू जैसों के पोस्टर दिखाकर उनको वर्गलाया जाए, उन्हें उनमें भ्रम पैदा करके उन्हें आतंक की फैक्ट्री में झोंक दिया जाए। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव आर्या साहब कि ये काफी हद तक ये जो है इंडिजनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा लोकल कलर देने की कोशिश कर रहे थे स्ट्रगल को। और उसमें बुरहान वानी और उसके नंबर 2 जो सरगना है अभी, जो रियाज नाइकू, जो जिसको आज ठिकाने लगाया गया है, ये बहुत भारी अहम रोल था एज रिक्रूटमेंट, मोटिवेटर, एजेंट इत्यादि इत्यादि। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा है गौरव ने, एट द एंड ऑफ द डे ये सब मोहरे थे। मोहरों को मारकर लड़ाई नहीं जीती जाती। लड़ाई तब जीतेंगे जब पाकिस्तान की फौज को कष्ट पहुंचेगा, दर्द होगा। और ये हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तभी हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक की थी, और प्रधानमंत्री ने खुद उनको चेतावनी दी थी कि फिर करोगे तो इससे ज्यादा होगा। अब लगता है कि ये अब हमको उनको आड़े हाथों लेना अचंचल हो गया है, क्योंकि जो उरी के बाद 2-3 महीने शांत रहे, बालाकोट के बाद तकरीबन 1 साल शांत रहे, अब वो फिर सोच रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान की सरकार तो कोरोना के लोड के नीचे दब के चरमरा गई है 3 इंच की, इनको फुर्सत नहीं है लड़ने की। बहुत फुर्सत है साहब, हैरत होगी आपको। पूरी फौजें खाली है हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स, आपके लिए ही तैयार रखी है। और अगर आप बाज नहीं आओगे तो आपको उसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, हर हालत में भुगतना पड़ेगा। देयर इज नो क्वेश्चन कि वी शुड फाइट डिफेंसिवली, रिएक्टिवली, और हम अपने लोगों को लॉलीपॉप देके खुश कर दे, हाँ जी बदला हो गया, अब आराम से बैठ जाइए, अब हम जो है कोरोना से लड़ेंगे। हम लड़ेंगे कोरोना से, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि टेरर वायरस में पिछले 30 सालों में 80,000 भारतीय मारे, 80,000 इंडियन। कोरोना में अभी तक 1,500 ही मारे। तो प्राथमिकता कहां जाती है? अब जब पाकिस्तान कोरोना की आड़ लेके हम पे दोबारा वार शुरू कर रहा है, फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई है, तो उसको निश्चित बताना पड़ेगा कि साहब तुम्हारी इकोनॉमी चरमरा रही है, तुम्हें समय चुनकर ऐसा मार मारेंगे कि आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाए, आपकी फौज कहीं एक हथियार खरीदने के लायक ना रह जाए, और आपकी फौज को आपके लोग परेशान होकर उखाड़ के। मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जनरल जीडी बख्शी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर आपने 2 बातें अक्सर कही हैं, मेरी शो पे आए थे तब भी आपने कहा था, और कई और प्लेटफॉर्म्स में आप कह चुके हैं सर। एक तो आपने वर्टिकल एस्केलेशन की बात करी थी सर, आप कई बार वर्टिकल एस्केलेशन की बात कर चुके हैं, और दूसरा आपने एक टर्म यूज करा था सर विच हैज स्टक विद मी। आपने ये बोला था कि एक्सेलरेटर पे पैर दबाए रखें, ये ना सोचें कि एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी है, ये ना सोचें कि एक बालाकोट काफी है, एक्सेलरेटर पे पैर दबाए रखें, क्योंकि जब तक यू कीप देयर हेड डाउन वी विल बी इन पीस। जिस दिन उनका सर उठा यहां पे खून बहेगा, ये आप खुद कह चुके हैं सर। क्या आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, आप ही की चैनल पे याद होगा जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी और अभिनंदन को वापस दे दिया गया था, तो यहां कई लोगों ने बोला फतेह हो गई, अब सब बंद करो बंद करो बंद करो। अरे साहब, हमारे देश में एक ऐसा पीसनिक तबका है, उस वक्त भी हम कह रहे थे प्लीज डोंट स्टॉप, क्योंकि ये फिर दोबारा शुरू करेंगे। और बिल्कुल वही हुआ है यार, और वो वही हुआ है गौरव। ये इन्होंने जैसे हमने इनको थोड़ा सा जो है छूट दे दी, रियायत दे दी, ये हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। अच्छाई को ये हमेशा कमजोरी समझेंगे।
अब जरूरत है कि हमको जो है एस्केलेशन वर्टिकल तो करनी ही पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल भी करनी पड़ेगी, और एस्केलेशन डोमिनेंस हमको रखनी पड़ेगी। एंड इफ यू एस्केलेट, प्लीज गो एटलीस्ट बी रेडी टू गो 2, 3, 4 स्टेप्स अप द एस्केलेशन लैडर। पहले स्टेप से आप अगर उतर जाए, दिस इज व्हाट यू विल गेट, दे विल रीस्टार्ट अगेन। फिर आपको उंगल देती है कोई 1 साल के बाद। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल तोड़नी पड़ेगी यार गौरव, उंगली तोड़नी पड़ेगी। जी मैं विंग कमांडर बख्शी सर से एक बात करना चाहता हूं। सर जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल का जवाब मुझे पता है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता उनके लिए सर, ये जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स हुई थी, आप लोग अंदर गए थे और स्पाइस 2000 मिसाइल से फायर करा था, वहां पे काफ़ी आतंकी मारे गए जैश ए मोहम्मद के बालाकोट में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में। सर मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इसके बाद एक न्यू नॉर्मल बन जाना चाहिए था बालाकोट के बाद? 1 साल से ज़्यादा हो गया बालाकोट को, क्या एक न्यू नॉर्मल बन जाना चाहिए था यूजिंग ऑफ एयरफोर्स इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस? क्योंकि फौज पार करती है वो तो फौज पार कर देगी सर, इन्फेंट्री। मैं भी अपने टाइम पे सर, इवन आई हैव क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वी डिड नॉट डू एनी एक्शन बट वी वेंट एंड वी केम बैक, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब एयरफोर्स का एक सुपरसोनिक फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पार करता है, एक अलग पॉलिटिकल स्टेटमेंट जाता है दुश्मन को। डू यू थिंक दैट बालाकोट शुड बिकम द न्यू नॉर्मल? विदाउट प्रोवोकेशन देयर शुड बी मोर बालाकोट। प्रोवोकेशन ना हो, पाकिस्तान छड़े ना, आप बालाकोट जैसी स्ट्राइक्स करते रहिए, क्योंकि जब तक आप स्ट्राइक्स करते रहेंगे तभी यहां पे सर, हम नहीं चाहते कि एक और कर्नल आशुतोष शर्मा के घर में इस तरीके का जिसको ट्रेजेडी हो सर, और कोई भी हमारा जवान, कोई भी अफसर, कोई भी पुलिस वाला, सीआरपीएफ वाला, किसी के भी घर में ऐसी ट्रेजेडी हो। देखिए आप गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर क्वेश्चन ये है कि ये आपको स्ट्राइक करना है, अगर आपको अपने एयर पावर और वेपन सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, आपको टारगेट देखना पड़ेगा। अगर टारगेट की रिक्वायरमेंट है कि वो बाय एयर ही डिस्ट्रॉय होता है, हमारे ग्राउंड ऑर्गेनिक रेंज के बाहर में है, नो प्रॉब्लम, जैगुआर है, आपके पास मिराजेस हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, व्हाई नॉट? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की अगर रेंज के बाहर जाता है, आप जरूर करिए, और इसमें कोई फर्क नहीं है। बालाकोट को जरूरी थी क्योंकि वहां पे जमीन इस्तेमाल हो रही थी अगेंस्ट इंडियन सॉइल। ये इट शुड बिकम अ नॉर्म। अगर जब तक ये नॉर्म नहीं बनेगा तब तक पाकिस्तान को मैसेज नहीं जाएगा। पाकिस्तान या कोई कंट्री हो, चाहे चाइना हो चाहे कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय पाकिस्तान है इसलिए नहीं मैं बोल रहा, कोई भी कंट्री जहां से हम पर अटैक आ रहा है, हमारी सॉइल पे अटैक आ रहा है, वी विल हैव टू यूज आवर एयर पावर अगेंस्ट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, एयर पावर इस्तेमाल करने के समय ये जरूर देखा जाता है कि कोलैटरल डैमेज अगर बहुत ज्यादा होता है तो वेपन सिस्टम थोड़ा बदला जा सकता है, और बालाकोट वाज अ वेरी क्लियर टारगेट विद नो सिविलियंस ऑल अराउंड, तो ऐसी जगह टेलर मेड फॉर अस। सो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, और इसके लिए भी सोल्यूशन है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की वेरियस वेपन सिस्टम्स हैं, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल विंग कमांडर बख्शी, और हंदवाड़ा के बाद से 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, 6 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनमें से एक रियाज नायकू, जो कि आतंक का चेहरा बन गया था घाटी में, उसे भी सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस हाजिर हो रहे हैं।